Hello everyone, I am Gurudat, Assistant Professor in Indraprasth Law College. This is the 10th video lecture of Law of Evidence. This is the second part of dying declaration. In the last video, we had seen what is dying declaration and what are the essential requirements of a dying declaration. Like the person must be dead after the declaration, it should relate to his cause of death or circumstances which led to his cause of death. It should relate only to his cause of death, not somebody else. These were the essentials, further essential requirements which we had studied in the last video. In this video, we'll see further what are the important points in dying declaration. So, first important thing is that whether FIR or complaint can be admitted as dying declaration. ये बहुत complicated और complex question रहा है courts के लिए period of time, but finally courts have clearly accepted कि FIR और complaint भी as a dying declaration admit होंगी. हमने देखा था कि सुसाइड नोट तो एक्सेप्ट की जाती थी, बट FIR भी एक्सेप्ट होंगी. इस पर कोर्ट ने क्लियरली अपना व्यू रख दिया है. तो an injured informant who gives information to the police as to commission of an offence and dies thereafter, such informational statement can be treated as dying declaration if it relates to the cause of death of the informant. जैसे कि आपके ऊपर किसी ने अटैक किया, आपने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया, अपना FIR के लिए कंप्लेंट फॉर्म में लिख के दे दिया. अब या तो पुलिस वाले ने लिख लिया, आपने बताया उसको, अब आपकी इसके बाद डेथ हो जाती है विद इन 1, 2, 3, 4 डेज. तो जो आपने FIR रजिस्टर कराई थी, ये भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, या जो कंप्लेन आपने पुलिस वाले को दी थी, ये भी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कोर्ट में एडमिसिबल है. इन द सेम वे अ कंप्लेंट बाय अ पर्सन कैन बी ट्रीटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन इफ ही डाइज आफ्टर लॉजिंग द कंप्लेंट एंड द कंप्लेंट रिफर्स टू द कॉज ऑफ हिज डेथ. तो कंप्लेन हम दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को, FIR हम पुलिस में रजिस्टर करा सकते हैं. बोथ दीज थिंग्स कैन बी एडमिटेड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन. In the case of K. Ramachandran Reddy versus public prosecutor, it was held that an injured person lodged an FIR and died. Then it was held to be a relevant as a dying declaration. तो इस केस के बेसिस पे ये स्टेब्लिश हुआ था. Now let's talk about the evidentiary value of dying declaration. कि किसी भी एविडेंस की एक वैल्यू होती है जिसको हम एविडेंशियरी वैल्यू बोलते हैं, कि क्या सिर्फ उसके बेसिस पे वो कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस है. सारे एविडेंस तो इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, तो कुछ एविडेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ एविडेंस कम इंपॉर्टेंट होते हैं. तो डाइंग डिक्लेरेशन कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस है, क्या सिर्फ इसके बेसिस पे कन्विक्शन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये भी इस पर भी कोर्ट्स के अलग अलग व्यूज़ आते रहे हैं. बट अब ये मोर और लेस इस्टेब्लिश्ड या फिर सर्टन लॉ है कि उसकी एविडेंशियरी वैल्यू हाई होती है. तो कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रकल्ला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है डाइंग डिक्लेरेशन का. प्रकल्ला नारायण स्वामी डाइंग डिक्लेरेशन का अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन दिस केस. एनी आंसर विल नॉट बी कंप्लीट विदाउट मेंशन ऑफ दिस केस. इस केस में जो बातें सुप्रीम कोर्ट में, जो बातें प्राइवी काउंसिल ने कही थी आज़ादी से पहले, उसको इन आज़ादी के बाद कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई थी. क्या क्या बातें कही गई थी? अ डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस. फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक्सेप्ट किया जाता था कि डाइंग डिक्लेरेशन वीक एविडेंस होता है. बट कुशल राव के केस में जो प्रकल्ला नारायण स्वामी में कहा गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया. समझिएगा, प्रकल्ला नारायण स्वामी एक इंडिपेंडेंस से पहले का केस है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट नहीं दिया था, उसका प्राइवी काउंसिल ने जजमेंट दिया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को एक्सेप्ट किया. किस केस में? कुशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के जजमेंट को इस केस में एक्सेप्ट कर लिया. अब उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, इंपॉर्टेंट बातें. पहला कि अ डाइंग डिक्लेरेशन इज नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस. तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो वीक एविडेंस नहीं है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस. सेकेंड पॉइंट, अ डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट बी इक्वेटेड विद अ कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड एंड इट मे नॉट कम फ्रॉम अ टेंटेड सोर्स. अब जो कन्फेशन ऑफ को अक्यूज्ड होता है उसको डाइंग डिक्लेरेशन से लोग कनेक्ट करते थे, बट इस बात को कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं है. कन्फेशन जो को अक्यूज्ड का है वो टेंटेड फॉर्म ऑफ एविडेंस है, बिकॉज को अक्यूज्ड भी क्राइम में इन्वॉल्व था. तो कहीं ना कहीं उस एविडेंस पे डाउटफुल वो एविडेंस हो सकता है. जो आदमी खुद क्राइम कर रहा था उसके एविडेंस के बेसिस पे किसी और को पनिश करना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है. इसीलिए डाइंग डिक्लेरेशन को की तुलना उससे करना ये एकदम गलत है. डाइंग डिक्लेरेशन इज फार मोर सुपीरियर एविडेंस एज कम्पेयर टू द कन्फेशन ऑफ अ को अक्यूज्ड. थर्ड पॉइंट है, necessity of corroboration does not arise from inherent weakness of a dying declaration but from the fact that it in a particular declaration is not free from infirmities. तो अब डाइंग डिक्लेरेशन में कोरोबोरेशन इसलिए नहीं चाहिए होती है, कोर्ट ने कहा, क्योंकि वो वीक एविडेंस है.
बट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि मैनिपुलेशन का बहुत चांस होता है डाइंग डिक्लेरेशन में। जिस आदमी ने वो डिक्लेरेशन दी है उसकी तो डेथ हो गई है, तो उसके डेथ के बाद उसको क्रॉस क्वेश्चन किया नहीं जा सकता, बट जिसने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, जिसने एविडेंस को सिक्योर किया, मजिस्ट्रेट, पुलिस, या उन लोगों से गलतियां हो सकती हैं, इन्फर्मिटीज़ आ सकती हैं, इसलिए उसकी कोरोबोरेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो वीक एविडेंस है। एक्सेप्शंस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस आल्सो ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। पहला, इफ द कॉज ऑफ डेथ ऑफ द डिसीज इज नॉट इन क्वेश्चन। कोई भी स्टेटमेंट सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन तभी बनेगा जब इट रिलेट्स टू हिज कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेस विच लेड टू हिज कॉज ऑफ डेथ। अगर उसकी कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं है तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। मतलब मरने वाले व्यक्ति हो सकता है कुछ और स्टेटमेंट दे कि मेरा पैसा यहाँ इन्वॉल्व था, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वो सब चीज़ें डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगी। डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ उस चीज़ पे डिपेंडेंट होगा। मतलब एक ही पैराग्राफ में हो सकता है कि 3 लाइनें डाइंग डिक्लेरेशन ना हो और 2 लाइनें डाइंग डिक्लेरेशन हो। तो डाइंग डिक्लेरेशन सिर्फ उससे रिलेट करेगा जो उसके कॉज ऑफ डेथ से रिलेट करती है। सेकेंड पॉइंट, इनकंसिस्टेंट डिक्लेरेशन। कंसिस्टेंट डाइंग डिक्लेरेशन इज नो एविडेंशियरी वैल्यू। तो अगर कोई डाइंग डिक्लेरेशन इनकंसिस्टेंट है, मतलब 2-3 डाइंग डिक्लेरेशन ली गई है, या एक ही डाइंग डिक्लेरेशन में पहले तो जो व्यक्ति डिक्लेरेशन दे रहा है, जो विक्टिम, वो पहले कोई और बात करता है, फिर कोई और बात करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स में पाया गया है कि स्टार्टिंग में तो वो किसी और को बोलता है, जैसे कि ए ने बोला कि स्टार्टिंग में स्टेटमेंट के कि मुझे बी ने मारा था अपने दोस्तों के साथ मिलके, बट थोड़ी देर बाद उसी रिकॉर्डिंग में, उसी स्टेटमेंट में उसने कहा कि नहीं, बी ने नहीं मारा था, डी ने मारा था मुझे। तो अगर इनकंसिस्टेंट है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है डाइंग डिक्लेरेशन में। अगेन मैं हाथरस केस का एग्जांपल लूँगा, मुझे उस केस की फैक्ट्स और वो नहीं पता, बट जो मीडिया में खबर है उसमें यह है कि पहले डाइंग डिक्लेरेशन में द विक्टिम डिड नॉट टेक नेम ऑफ द अक्यूज्ड और सेक्सुअल मोलेस्टेशन की बात नहीं कर रही थी। ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, पर यूपी के डीजीपी ने ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सेकंड डाइंग डिक्लेरेशन में उसने नाम लिया है लोगों का और रेप की बात कही है। तो अब इसमें कोर्ट कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करे? पहला वाला करे जिसमें अक्यूज के नाम नहीं लिए गए थे, या दूसरा वाला करे जिसमें अक्यूज के क्लियरली नाम लिए गए थे? क्योंकि सिर्फ उसी एविडेंस के बेसिस पे जजमेंट आना है, और फॉरेंसिक एविडेंस अगर मिल गया तो अच्छी बात है, मुझे उम्मीद कम है। तो अब कोर्ट कौन सा एक्सेप्ट करे, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। उस केस में देखना होता है कि कंसिस्टेंसी कितनी रही है डाइंग डिक्लेरेशन में। अगर एक से ज़्यादा डाइंग डिक्लेरेशन है और अगर एक ही है तो उस एक ही डिक्लेरेशन में कितनी कंसिस्टेंसी रही है। डाउटफुल फीचर्स हैं अगर, तो भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा। जैसे एक केस हुआ था रामीला बेन वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात। इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट that a second degree burn injuries, the injured dying after 7 to 8 hours after the incident, 4 dying declaration recorded but none carried medical certificate. There were other doubtful features, evidence could not be taken into account. अब इस केस में क्या हुआ था कि एक महिला को जलाया गया और उसके जलाने के उसके 7-8 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, पर इस 7-8 घंटे में 4 डाइंग डिक्लेरेशन को लिखा गया। एक डॉक्टर ने लिखा, एक मजिस्ट्रेट ने लिखा, 2 उसके घर वालों ने लिखा। अब उसमें कंसिस्टेंसी कम थी, चारों में डाउटफुल फीचर्स थे, तो कोर्ट क्या एक्सेप्ट करे? कोर्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को इट्स बेटर कि एडमिट ना किया जाए, क्योंकि हो सकता है कोई इनोसेंट आदमी उस डाइंग डिक्लेरेशन की वजह से कन्विक्ट हो जाए। इसलिए ऐसे डाइंग डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करने में कॉशन लेना चाहिए, उसको नहीं एडमिट करना चाहिए। उसके बाद एक्सेप्शन होता है इन्फ्लुएंस डाइंग डिक्लेरेशन। कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति मर गया डिक्लेरेशन देके, उसको मरने से पहले कई लोग इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे पॉलिटिकल केसेस में होता है कि जो विक्टिम है उसको इन्फ्लुएंस करके किसी और पॉलिटिकल अपोनेंट के खिलाफ उससे स्टेटमेंट ले लिया जाए, या फिर इवन फैमिली मैटर्स में प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है कि जो व्यक्ति मर रहा है उससे कुछ ऐसा स्टेटमेंट ले लिया जाए ताकि प्रॉपर्टी मिल जाए सामने वाले को। तो अगर वो इन्फ्लुएंस डिक्लेरेशन है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, कोर्ट को ध्यान देना है कि डिक्लेरेशन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अगर वो इन्फ्लुएंस है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है तो इट इज़ बेटर। फैमिली वालों का भी एडमिट हो जाएगा, पर मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है तो इट इज़ बेटर। फिर अगेन इंग्लिश और इंडियन लॉ का एक्सेप्शन हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगेन वी विल रिवाइज इट। इंग्लिश लॉ में इट इज़ ओनली एप्लीकेबल इन क्रिमिनल केसेस, वाइल इन इंडियन लॉ इट इज़ एप्लीकेबल इन बोथ क्रिमिनल एज वेल एज सिविल केसेस। सेकेंड, इंग्लिश लॉ में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ 100% होना चाहिए, 100% कॉन्फिडेंट ऑफ हिज डेथ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंडिया में इस लॉ को इसलिए क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है क्योंकि पूरा का पूरा फिलोसफिकल बेसिस तो डाइंग डिक्लेरेशन का यही है कि जिस व्यक्ति को लग गया कि वो मरने वाला है वो झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन इंडियन लॉ में ज़रूरी नहीं है कि उसको लगा कि वो मरने वाला है, तो हो सकता है कि वो मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट भी दे दे, इसलिए कभी कभी इंडियन लॉ को क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है इसमें। और जैसे आप समझ सकते हैं कभी कभी लगता है ना कि हम नहीं मरेंगे और किसी को फंसा दिया जाए, बट अल्टीमेटली वो मर गया। जैसे ही वो मर गया वो डाइंग डिक्लेरेशन की तरफ फॉर्म में एडमिट हो जाएगा, जो भी एडमिशन दिया है वो। अब इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है कंपेयर टू एविडेंस, इसीलिए प्रिकॉशन लेना चाहिए। और इंग्लिश लॉ में यहाँ डिफरेंस आता है। अब कुछ केसेस देख लेते हैं। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। इस केस में कहा गया था कि कोई एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होता है डाइंग डिक्लेरेशन का, कोई भी एग्जैक्ट फॉर्म नहीं होता है, कैसे भी लिया जा सकता है। इस केस में बेसिकली हुआ क्या था कि एक देयर वाज अ वुमेन विक्टिम थी जिसके साथ रेप हुआ था और ब्रूटली रेप हुआ था। तो इस केस में उसकी जीभ जो है वो कट गई थी उस ब्रूटल एक्ट के दौरान। तो अब वो बोल नहीं पा रही थी, शी वॉजन इन कंडीशन टू स्पीक। अब क्या हुआ कि उससे पूछा जा रहा था क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डाइंग डिक्लेरेशन थी उसकी। मजिस्ट्रेट जो था उससे क्वेश्चन पूछ रहा था, वो हाँ या ना में गर्दन हिला रही थी और हाथ से इशारा कर रही थी। तो बाद में कोर्ट में हुआ कि ये एडमिसेबल नहीं होगा क्योंकि ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। बट कोर्ट ने कहा नहीं, किसी भी फॉर्म में डाइंग डिक्लेरेशन लिया जा सकता है, कोई सेट फॉर्म नहीं होता है। आप गेस्चर से, कंडक्ट से या साइन से भी डाइंग डिक्लेरेशन ले सकते हैं किसी इंसान का। जो हो सकता है ना एक्सीडेंट के बाद आप बोलने की कंडीशन में ना हो, पर कम से कम गर्दन हिला के या अपना हाथ से इशारा करके तो आप इशारा कर सकते हैं ना, तो वो भी एक डाइंग डिक्लेरेशन होगा। सेकंड केस इज उल्का राम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। द एपेक्स कोड हेल्ड दैट व्हेन अ स्टेटमेंट इज मेड बाय अ पर्सन एज टू कॉज ऑफ हिज डेथ और एज टू सर्कमस्टेंसेज ऑफ ट्रांजेक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ, in case which cause of his death comes in question is admissible evidence, such statement in law are compendentiously called dying declaration। तो सेम बात कही सुप्रीम कोर्ट में, पर केस इंपॉर्टेंट है तो आप लिखिएगा, इसको भी याद करिएगा केस को, कि अगर कॉज ऑफ डेथ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट उसने दिया है तो एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। डाइंग डिक्लेरेशन हमने कंप्लीट कर लिया है और इसको होलसम पढ़िएगा। इट इज़ इंपॉर्टेंट एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इट हैज़ बीन सीन दैट एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल डायरेक्टली बी आस्क्ड ऑन द डाइंग डिक्लेरेशन, so it's better to prepare this topic very properly. Thank you.